Assalamu alaikum students, this is our chapter number 7, that is collagen. Question number 1, what is collagen and discuss its different types. First of all, what is collagen? अगर simply हम इसको define करें उर्दू में, then collagen means टकराव. The process is called the collagen when a body collides with another body. The collagen has two types called the elastic collagen and inelastic collagen. These we have divided the collagen into two types depending upon the law of the conservation of kinetic energy and the law of conservation of the momentum. अगर हम कंजर्वेशन लॉज के हिसाब से देखें तो दो हमारे पास टाइप्स बनती हैं. नंबर 1 इज़ द इलास्टिक कोलेजन एंड सेकंड थिंग इज़ द इनइलास्टिक कोलेजन. इलास्टिक कोलेजन इज़ दैट जिसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होते हैं. दैट टाइप ऑफ द कोलेजन इज नोन एज द इलास्टिक कोलेजन. द कोलेजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड द इलास्टिक कोलेजन. ये आप लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में जो है वो पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं. इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को इजीली अप्लाई कर सकते हैं और दोनों होल्ड भी करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ द कोलेजन इज इनइलास्टिक. इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाई होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें होल्ड नहीं करता. सच टाइप ऑफ द कोलेजन इज नोन एज द इनइलास्टिक कोलेजन. इसमें जैसे कि फायरिंग ऑफ अ बुलेट ये सब कुछ या कोई भी डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ जो है वो एक्सप्लोजन ये सब कुछ इनइलास्टिक कोलेजन में आ जाते हैं. Now the third type of the collagen is known as the direct collagen. The collagen is called the direct collagen when direction of the motion of the two colliding bodies is along the common normal at the point of the contact. हम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. लाइक सपोज दीज आर द टू बॉडीज एंड ये इनके दरमियान में जो है वो कोलेजन हो रहा है. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट. आप देख सकते हो दैट the direction of the motion of this body is toward this and the direction of the motion of the body is toward the this. और यहाँ पे दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड दैट विल बी लॉन्ग द नॉर्मल. ये आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का इस बॉडी का भी यही नॉर्मल बनता है और इस बॉडी का भी आपके पास ये नॉर्मल बनता है. आपके पास हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये वाला जो नॉर्मल है दिस विल बी ऑफ दिस बॉडी. अगर इस साइड पे हम देखेंगे तो दिस नॉर्मल दैट विल बी ऑफ दिस बॉडी. तो इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट इज़ अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट. सो द फोर्थ टाइप दैट इज नोन एज द ऑब्लिक कोलेजन. ऑब्लिक का वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है दिस मीन्स दैट देयर इज सम एंगल. अगर ऑब्लिक कोलेजन जो होते हैं वो हेड ऑन कोलेजन नहीं होते हैं बल्कि वो कुछ इस तरीके से होते हैं. दैट सपोज दिस इज़ द रेफरेंस एक्सिस. कोई बॉडी जो है वो यहाँ पर लोकेट कर रही है और कोई बॉडी जो इस रेफरेंस के साथ जो है वो कुछ थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पर आएगी और आपके पास जो है वो कोलाइड करेगी. और आफ्टर कोलिजन ये बॉडी जो है ये अगेन इसी सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ेगी. इट विल मूव टू सम बाय मेकिंग सम एंगल विद द रेफरेंस. तो इस तरह के जो कोलिजन्स होते हैं दोज कोलिजन्स आर नोन एज द oblique collisions. जिसमें a collision is called the oblique collision when direction of the motion of a body or the both bodies is not along the common normal at the point of the contact. यहाँ पे common normal के along नहीं होता है. So that type of the collision is known as the oblique collision. It is making some angle with the normal. Now next question is about the momentum. Here, what is the linear momentum and impulse and how both are related? Remember students, this is the same question as we have done in the chapter number 3 of first year. Again I am repeating that this is the linear momentum. Why? Because we are moving along the straight line और वी आर एक्सिबिटिंग अ ट्रांसलेशनल मोशन. तो यहाँ पे एंगुलर नहीं लीनियर मोमेंटम आएगा. एंड लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द पी एंड पी दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी. इसको आप इट इज़ हैविंग द नेम. इसको हम क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं. आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करो अपने फर्स्ट ईयर को. दिस लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन. तो यहाँ से अगर आप इसके लीनियर मोमेंटम को यूनिट निकालना चाहें तो न्यूटन सेकंड भी निकल सकते हैं और केजी मीटर पर सेकंड भी यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं. एज यू कैन सी दैट दिस मोमेंटम इज द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ the mass and velocity, while mass is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. तो scalar multiplied by a vector, answer will be a vector. So linear momentum is a vector quantity. Now we are going towards the part जिसमें हम start करेंगे from the second form of the Newton's second law of motion, and we know that is F is equal to rate of change of momentum. तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें. इट विल बिकम डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी. और डिफरेंशियल पार्ट है अगर टोटल फाइंड आउट करना है देन दिस मीन्स दैट यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल. इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड्स. आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम
इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम FTT। तो आप यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, दिस इज द change in momentum, this part that is equal to change in momentum. The left hand side of the above equation is the change in momentum. The integral on the right side of the equation is called the impulse. Now this part is known as the impulse. Now you can remind कि impulse को हमने I से denote किया था and we found that I is equal to F multiplied by T, where F was a very large force and this T was a very short interval of time. तो हमने इस चीज़ को large force and the short interval of time के प्रोडक्ट को हमने कहा था that this is impulse and this is the same thing over here. सो दिस पार्ट इज नोन एज द इम्पल्स, और यहाँ पर इस चीज़ को इन्होंने जो है वो J से शो किया है. दिस J इज नोन एज द इम्पल्स. द इम्पल्स टेल्स अस हाउ मच फोर्स एंड हाउ लॉन्ग अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी टू चेंज इट्स momentum. Both momentum and the impulse are vector quantities having the same dimension and same units called the Newton second, or that is from here kg meter per second. Now next is the impulse momentum theorem. The impulse of the net force acting on a body during a given in time interval is equal to the change in momentum of the body during that interval of time is called the impulse momentum theorem. अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें, then that is impulse is equal to the change in momentum. Impulse is equal to change in momentum and that is related with the same body जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और फोर्स अप्लीकेशन का जो टाइम इंटरवल है जो हम मेजर कर रहे हैं. द इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ टाइम, that is called the impulse momentum theorem. This impulse theorem I have simplified it as this is known as the impulse momentum theorem. और आप कंफ्यूज नहीं हो, ये भी हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में जो है वो पढ़ चुके हुए हैं. Now the impulsive force whose magnitude is represented in the figure is assumed to have a constant direction. अब यहाँ पे ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं बात की कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है. तो सपोज दैट दिस इज अ कांस्टेंट थिंग, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए आपके पास जो फिगर बनेगी दैट विल बी लाइक दिस. द मैग्नीट्यूड of the impulse of this force is represented by the area under the FT curve. अगर आप हमें पता है कि impulse is equal to product of the force and time, तो अगर आप एक ग्राफ आपके पास बन जाता है suppose for the constant force and this is the graph for the variable force, तो जितना भी एरिया अंडर द ग्राफ होगा that will be equal to the impulse. यहाँ आप उसको J से जो है वो डिनोट कर सकते हैं. We can represent the same area by rectangle having width del t and height force average as shown in the figure, where force average is the average force that acts for the time interval del t. I am talking about this figure कि ये आपके पास फोर्स जो है एवरेज फोर्स, दिस इज द कांस्टेंट फोर्स, सो वी कैन टेक इट एज द एवरेज फोर्स. तो जितना भी एवरेज फोर्स है दैट विल बी टेकन एज द height or the width of the rectangle, and this del t that will be taken as the length of the rectangle. तो length multiplied by width, that will be the area under the graph, और ये जो area under the graph है that will give you the value of the impulse. Now here comes the question number 3, that is state and prove the law of the conservation of the linear momentum. ये आपके पास जो है that is also very basic and you have studied in your first year as well. तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेज दैट, जहाँ पर भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन की टर्म जो आ जाती है, दिस मीन्स दैट द कि जिसके भी बारे में भी जिस चीज़ का भी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है दैट विल रिमेन सेम. हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, कभी हम आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं, कभी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होने का कहते हैं, कभी हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना होने का कहते हैं, बट द अल्टीमेट रिजल्ट दैट कि जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है दैट इज़ गोइंग टू बी the same, that is going to remain constant. तो यहाँ पे हम law of conservation of linear momentum की बात कर रहे हैं. So the total momentum of an isolated system. Now you can see here is the condition of the law that you have to take an isolated system. The total momentum of an isolated system is conserved, is called the law of the conservation of the linear momentum. So what does it mean? It means कि कोई भी सिस्टम है, जैसे कि ये दो बॉल्स हैं और ये कोलाइड करती हैं, so you will be having two values of the momentum. First value of the momentum that will be of the before collision and second is after collision. तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है दैट मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन.
सो दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से हम इसका जो प्रूफ जो हम स्टडी करेंगे। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट you have to consider it, you have to make it understood that all this thing is going to happen in an isolated system. This is the condition of the law of the conservation of the linear momentum. चलिए जी हम दो मैसेज से ये दो बॉल्स कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज द बॉल नंबर 1 हैविंग द mass m1, दिस इज द बॉल नंबर 2 हैविंग द mass m2. ball m1 is having the velocity v1i. This v1i is for the initial, and this m2 velocity body is having the velocity v2i. I is for the initial. These velocities are the initial velocities, means before collision velocities. कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं, सॉरी कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि किसी भी तरीके से रास्ते में ये दोनों बॉल्स टकरा गई, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं ये चेंज हो गई हैं. नाउ दे हैव चेंज वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटीज़. m1 is having the value of the velocity v1f. F is for the final means after collision. So m2 is having the velocity v2f. Again f is the final after collision. तो अगर आप यहाँ से देखो तो इम्पल्सिव फोर्स जो बनती है दैट इज़ फॉर द होल सिस्टम, दैट इज़ f1 is equal to f1 is for the force for the first body, this is for the mass m1, and f2 that this is the impulsive force for the mass m2. तो यहाँ से अगर इम्पल्सिव फोर्स लेते हैं हम फॉर द मैस m1, तो यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और पी आपके पास क्या है, पी आपके पास होगा दिस इज अ चेंज इन पी, डिफरेंशियल पी, दिस मीन्स अ चेंज इन पी, और चेंज आपको पता है हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो अगर आप फर्स्ट बॉडी की बात कर रहे हैं सो इट विल बी m1 v1f माइनस m1 v1i ओवर dt. इसी तरह सेकेंड बॉडी के लिए जो चेंज इन मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू m2 v2f माइनस m2 v2i. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज फॉर द मैस m1 एंड दिस इज द फोर्स फॉर द मैस m2. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, अगर दिस इज द एक्शन फोर्स देन दैट विल बी द रिएक्शनल फोर्स. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल in magnitude but opposite in direction. So these forces will be equal in magnitude but opposite. दे माइनस साइन ये शो कर रहा है that they are opposite in direction. So simply what you have to do, you have to just put the values of the force F1 and force F2 over here. तो यहाँ पे हमने वैल्यूज जो हैं वो हमने यहाँ पे पुट कर दी हुई हैं. तो यहाँ पे देखिए आप इनको थोड़ा सा अरेंज कर लें. हाउ यू कैन अरेंज दैट, सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर साइड पर डी टी है, यू कैन कैंसिल आउट दीज टू डी टीज. तो रिमेनिंग जो पार्ट रह जाएगा वो आपके पास ये रह जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to bring the initial values of the velocities on one side and final velocities on one side. So this will be the simplified form, और ये हमें बताती है that the initial momentum of the first body plus initial momentum of the final body. This means that this whole part is actually the initial momentum of the whole system, and that is equal to m1 v1f, means final velocity of the first body plus final velocity of the second body. This means that this side of the equation is actually representing the final momentum after the collision. So we have proved that the initial momentum before collision that is equal to final momentum after the collision, or we can say that the system in this the whole things that was happening in this isolated system, that is obeying the law of the conservation of the linear momentum. So it was all about the today's lecture. Inshallah ta'ala, tomorrow we will study this question number 4, that is what is elastic collision. And students, this is your homework that you have to revise. Revision is actually your homework, revision of this topic from first year book. दिस इज़ योर होमवर्क. तो आप थोड़ा सा रिवाइज करके रखें ताकि जैसे हम कल हम करना शुरू करेंगे सो विल गेट टू नो दीज थिंग्स वेरी क्लियरली. इंशाल्लाह ताला, अंटिल नेक्स्ट डे, अल्लाह हाफिज़.